हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीसी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो इसका पहला सवाल यह है, निम्न में से किस देश में साम्यवादी व्यवस्था है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा बी चीन। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 2, राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम व्याख्या करने वाले विद्वान है? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी आमंड एंड पावेल, ऑप्शन डी कवनाद। तो इसका सही आंसर होगा ए हर्बर्ट साइमन। तो चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा साधन राजनीतिक समाजीकरण से संबंध है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी शिक्षण संस्थानें, ऑप्शन सी राजनीतिक दल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। तो चलो चलते हम अपने सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4, निम्न में से किस साधन को समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थानें, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर होगा ए परिवार। चलो चलते हम अपने सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल हमारा यह है, राजनीतिक दलों की बहुलता होती है? ऑप्शन ए साम्यवादी शासन में, ऑप्शन बी सर्वाधिकारी राज्यों में, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राज्यों में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है सी लोकतांत्रिक राज्यों में। चलो चलते हम अपने सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6, राजनीतिक समाजीकरण से तात्पर्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक प्रशिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिन्न अंग, ऑप्शन सी राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतर करने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चलो चलते हम अपने सवाल नंबर 7 की ओर। किसी समाज में मूल्यों को सीखने एवं अंगीकार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी नवीनीकरण, ऑप्शन डी समाजीकरण। तो इसका सही आंसर होगा डी समाजीकरण। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक विज्ञान में सम्मिलित प्रमुख समाजशास्त्रीय उदाहरणों के नाम बताइए। तो इसमें 4 प्रमुख हैं: राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक संस्कृति के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो उसमें समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य तथा मान्यताएं इत्यादि है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल यह है, समाजीकरण की एक परिभाषा दीजिए। तो इसका सही आंसर है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक मानव समाज से एक समाज विशेष सदस्य बनता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, राजनीतिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करने वाला साधन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक समाजीकरण। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक समाजीकरण की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो उसका उत्तर होगा, पहली विशेषता, राजनीतिक समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता यह है, यह प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक शासन में। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो इसका सही आंसर होगा हर्बर्ट साइमन ने। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमंड एंड पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण को किस प्रकार परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा, आमंड एंड पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है
तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरनाथ ने राजनीतिक समाजीकरण की क्या परिभाषा दी? तो इसके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, राजनीतिक समाजीकरण के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, उसका पहला उद्देश्य यह है व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना तथा राजनीतिक ज्ञान को विकसित करना तथा ताकि वह राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक हो सके। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक समाजीकरण की दो अनौपचारिक संस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसकी दो अनौपचारिक संस्थाएं निम्न है। एक नंबर परिवार और पड़ोसी। चलो चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति थोपी जाती है? उत्तर, चीन जैसे साम्यवादी देश तथा पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देशों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को थोपा जाता है। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, राजनीतिक समाजीकरण के एक साधन के रूप में बालक की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा परिवार को। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, किन राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर नियंत्रण होता है? तो इसका उत्तर होगा, साम्यवादी तथा सर्वाधिकारवादी राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर कठोर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो राजनीतिक प्रतीकों के बारे में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गीत। चलो चलते हम अपने 70वें प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न यह है, जनमत को प्रभावित करने वाला दो संचार साधनों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा समाचार पत्र और टेलीविज़न। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक समाजीकरण। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक समाजीकरण के कोई दो महत्व बताइए। तो इसका उत्तर होगा, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना तथा समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करना। चलो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक समाजीकरण के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो इसके दो प्रमुख कार्य निम्न है, राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करना तथा राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहयोग करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप इस यूट्यूब हर्ष भवानी ई क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास वाले घंटे वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।